हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। तो देखिए, इस एक्ट से क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन, यानी कि कानून निर्माण के जो प्रोसेस में इंडियन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ही नॉमिनल, मतलब बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इसके जस्ट पहले जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पढ़ा था, उसमें बिल्कुल भी इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो ये 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से एक लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन में, यानी कानून बनाने के प्रोसेस में स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। अब इस एक्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कानून से रिलेटेड, और यहाँ से ही इंडियंस को कानून में एक एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन मिला था। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन की शुरुआत हुई। इसने इम्प्रूव किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी देखिए, रूल ये इंडिया पर कर रहे थे, लेकिन अगर इंडियन पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन के मतलब मूलभूत विचार और किस तरह का कानून उन्हें चाहिए इतना प्रिसाइजली नहीं समझ पाते थे। तो इसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्प्रूव किया था। अब बैकग्राउंड की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बाद आया था। इसमें भी ब्रिटिश क्राउन जो था वो इंडिया को डायरेक्टली रूल कर रहा था। जैसे हमने पीछे पढ़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, सेम इसमें भी चल रहा था। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को थोड़ा महसूस हुआ कि इंडियंस को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें पावर ये अभी भी नहीं देना चाहते थे, जस्ट ये इन्वॉल्व करने की कोशिश थी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, तो क्राउन की जो भी पावर्स थी, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि क्राउन की जो भी पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था उसको मिलती थी। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल होती थी जिसमें 15 मेंबर्स होते थे। अब ये किसके थ्रू रूल करता था, ये गवर्नर के थ्रू रूल करता था। इनकी भी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, तो ये तरीका था इंडिया को रूल करने का। तो हाईली सेंट्रलाइज था, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन की भी थोड़ी सी नींव रखी गई थी, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे हुआ ये। तो ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और सेक्रेटरी स्टेट के नीचे गवर्नर है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक्सरसाइज करता था। फाइनल अथॉरिटी जो थी वो रेस्ट करती थी ब्रिटेन में। तो फाइनल अथॉरिटी मतलब फाइनल डिसीजन ब्रिटेन से ही आ रहा था अभी भी। अब गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो जैसे हमने पीछे देखा, ये गवर्नर जनरल होते थे यहाँ पर, और इनकी ही ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो इंडिया जो है वो गवर्न करता था, मतलब करा जाता था इंडिया को गवर्नर जनरल के थ्रू। अब इनको जो है वो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करती थी। तो यहाँ पर तक तो ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल जो था यहाँ तक चलता रहा। अब इसके बाद ही इंडियन पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन में स्टार्ट हुआ। अब इंडियंस जो थे उन्हें नॉमिनेट किया जाता था। नॉमिनेट मीन्स ब्रिटिशर्स ही नॉमिनेट करते थे उन इंडियंस को जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनाया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई चुनाव करके इंडियंस को भेजा जा रहा है कहीं कानून बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता था। ब्रिटिशर्स ही नॉमिनेट करते थे। तो यहीं से फर्स्ट एंट्री जो थी इंडियंस की लॉ मेकिंग में स्टार्ट हो गई। इनका रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, कोई इन पे पावर नहीं थी, बस इनको एक पार्ट बना दिया गया था। यहाँ से एंट्री हो गई थी इंडियंस की। अब ये एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट था। तो ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल को मदद करती थी, इसी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम किया। अब इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंक्लूड हुए, और कुछ मेंबर्स यही नॉन ऑफिशियल कुछ मेंबर्स जो थे वो इंडियंस भी थे। तो यहाँ से इंडियंस पार्टिसिपेशन शुरू हुई। अब लिमिटेशन की बात करें तो कुछ ये ना तो रिप्रेजेंटेटिव थी ना तो डेलिबरेटिव थी, मतलब कुछ इन पर अधिकार नहीं था, ना तो किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन था। रिप्रेजेंटेशन तब होता अगर ये जो इंडियंस थे ये इलेक्ट करके आए हुए होते, और इन पर कोई अधिकार भी नहीं था, और इनका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर। वो जो भी अंग्रेज चाहेंगे होगा वही, बस ये है कि इंडियंस को पार्ट बना लिया गया है। अब कैसा नेचर था इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, तो जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट होते थे, इलेक्ट नहीं होते थे। अगर ये इलेक्ट होते
तो ये सीधा सीधा था कि रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का हो रहा, लेकिन ये नॉमिनेट किए जाते थे। पार्टिसिपेशन जो था वो खाली सिंबॉलिक था, सिर्फ दिखाने के लिए था कि हाँ देखिए हमने इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। और इंडियंस जो भी थे उन पे कोई भी डेमोक्रेटिक पावर नहीं थी, मतलब कुछ भी पावर नहीं दे रखी थी। अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर स्टार्ट हुआ। कैसे? गवर्नर जनरल के बाद से पावर अब कहाँ पर आ गई? बॉम्बे गवर्नमेंट और मद्रास गवर्नमेंट, मतलब जो भी प्रेसिडेंसीज थी उन पे थोड़ा थोड़ा पावर आना अब शुरू हो गया था। थोड़ा थोड़ा कानून बनाने का प्रोसेस यहाँ से ये अपनी प्रेसिडेंसीज कर सकती थी। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं था कि हर चीज़ के लिए आपको सीधे सीधे सेंट्रल पावर यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन पावर का स्टार्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो प्रोविंसेस थे जैसे मद्रास और बॉम्बे, इनको लॉ मेकिंग पावर मिल गई, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुआ, और ये फेडरल सिस्टम की तरफ पहला कदम था। फेडरल सिस्टम मतलब संघीय ढांचा, मतलब ये प्रेसिडेंसीज हैं, प्रेसिडेंसीज के ऊपर हमारा इंडिया, इंडिया के ऊपर ये हमारा ब्रिटिश उस टाइम पे जो चल रहा था। तो ये फेडरल सिस्टम एक तरह का बनता चला जा रहा था, और यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हो रहा था। पहले क्या था कि सारी पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट से आ रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत अगर आपको लॉ मेकिंग चाहिए तो आप यहाँ पर अपने प्रोविंसेस में लॉ को मेक कर सकते हैं। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हो गया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन का यही फ़ायदा है कि अगर आपको छोटे मोटे कुछ कानून चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे टॉप मैनेजमेंट से ही हर चीज़ पूछनी पड़ेगी। अगर आप कुछ लेवल पर, कुछ छोटे लेवल पर चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो तो वो बेटर रहता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस थी। की फीचर्स की बात करें इस एक्ट के, तो इंडियन पार्टिसिपेशन सबसे मेन देखिए यही है कि इंडियन पार्टिसिपेशन को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो एक्सपैंड हुई, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत हुआ। और ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग था। देखिए कुछ भी हो, कितना भी लेजिस्लेशन के लिए इंडियन आ गए हों, लेकिन पूरी पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के ही पास थी। कंक्लूजन की बात करें तो जो एक्ट ऑफ 1861 है ये एक ग्रेजुअल रिफॉर्म था, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से कोई बड़ा बदलाव आ गया था। ये धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। यहाँ से कोई भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, लेकिन इसने क्या किया, एक पाथ फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए खोल दिया। मतलब एक पाथ आ गया था। अभी भी हालांकि डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन एक रास्ता था कि हाँ कैसे आगे क्या चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये था हमारा वीडियो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया स्कोप्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।